स्टैंडर्ड 10 10वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ लेने वाले हैं। पाठ का नाम होता है संस्कृति क्या है। संस्कृति इसका मतलब क्या है, कल्चर होता है। आतर होते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 बिहार प्रांत मुंगेर जिले में स्थित सिमरिया घाट गांव में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के जयत्रद्वत, भारती भारत आदि से प्रेरित होकर अनेक रचनाएं की। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बाद राष्ट्रकवि के रूप में दिनकर का नाम लिया जाता है। दिनकर क्रांति और विद्रोही भावों के ओजस्वी कवि थे। रश्मि रदी, परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र आपकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। उनकी भाषाएं शैली ओज की प्रधानता है। प्रमुख कविताएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, कुरुक्षेत्र, रश्मिरती, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। चलो अब पाठ के तरफ जाएंगे। पाठ का शीर्षक होता है संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है? संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज़, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण के रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। हर सुसभ्य आदमी संस्कृत की होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाले आदमी तबीयत से नंगा हो सकता है और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और टाट पाट है। मगर बहुत से ऐसे लोग सड़े गले झोपड़े में रहते हैं, उनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते हैं और पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए वह खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उदाहरण उपकरण उसके पास नहीं हैं, लेकिन दया, माया, सच्चाई और सदाचार उसमें कम नहीं। अतएव उन्हें संस्कृत समझने में कोई उच्च नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे कोटे और महला बना कर नहीं रहते। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगल के जीवन में दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना,
पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण संस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वह हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृति में ये मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यही एक बात है, ये भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना से ये सब के सब प्रकृति प्रदत्त गुण हैं। मगर प्रकृति के ये गुण बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के बस में नहीं, बल्कि गुस्सा ही उसके बस में रहे। वह ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना का गुलाम नहीं रहे, बल्कि ये दुर्गुण उसके गुलाम रहें। और इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। और सभ्यता की अपेक्षा ये टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियों फूट फूट कर विनष्ट हो जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए संस्कृति चाहिए। वह तुरंत नहीं आ सकती है। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या एक ब एक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द अपस्टार्ट है। अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना, एक ब एक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, वरन इसलिए कि घनियों तथा ऊंचे ओहदे वाले की जो संस्कृति है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती है। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील नहीं हो तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना 10, 20 या 150 वर्षों में की जा सकती हैं। अनेक शताब्दियों में तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारा उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है, जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं
तब हम अचानक ही कह उठते हैं कि यह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चल रहता है। आदिकाल से हमारे लिए जो लोग काव्य और दर्शन रचने आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते हैं, वह हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए, पूजा करते आए, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर बनाते आए हैं, पर्व और त्योहार मनाते आए हैं, परिवार, पड़ोसी और संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सलूक करते आए हैं, सबका सब हमारी संस्कृति का है अंश है। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय, म्यूजियम, नाटकशाला और सिनेमा गृह ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर हमारी रुचि और चरित्र का छाप लगी होती है। संस्कृति का स्वभाव है वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है, संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार कोई जाति भी ये नहीं जान सकती है कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है। जो जाति केवल देना ही है जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे बराबर खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता और कमल के फूल खिलते रहते हैं। कूप मंडुकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति की ले उठता है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं, तब तुरंत आसपास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम उसकी उत्स की खोज करने लगते हैं। पहले भाषा में शैली और कीट्स पैदा होते हैं, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। पहले एक देश में बुद्ध पैदा होते हैं, देश में यीशु मसीह का जन्म होता है, मगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता और मुग़ल कलम की चित्रकारी ही यहाँ पैदा नहीं होती। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव ढेर से पड़ता और राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उसका जन्म हुआ। जब भी दो जातियां मिलते हैं, उनके संपर्क एवं संघर्ष में जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है।
इसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान और इसी से सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देशों के धर्म को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियाँ संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा हो जाती है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज करके उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियाँ की शक्तियाँ पची है। मगर ये कठिनाई कहीं कहीं आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति की सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों को एक दूसरे पर प्रभाव ही पड़ता रहता है। उदाहरण के लिए जब हमें कोई घर बनाने लगते हैं, तब स्थूल रूप में ये सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, इसका निर्माण हमारी संस्कृति की रुचि करती है और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह सिर्फ सभ्यता का अंग बन जाता है। इसी प्रकार सभ्यता का संस्कृति पर और संस्कृति का सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। अब समझ में आया क्या छात्रों, संस्कृति क्या है, लेखक कौन होते हैं? लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति क्या है? संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से हम जान सकते हैं, मगर उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अपढ़ और गरीब आदमी भी विनती और सदाचारी होता है, उसका सदाचारी होना ही उसकी संस्कृति है। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 20 या 50 वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राज का चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों में उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और वह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहते हैं जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। पोशाक और अच्छा भोजन सभ्यता का सामान है, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। सभ्य आदमी संस्कृति भी होता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी बुरा व्यवहार करने वाला हो सकता है, जिसके पास सभ्यता के उपकरण नहीं हैं मगर सदाचार हैं, उसको संस्कृति ही माना जाएगा। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। संस्कृति सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे फूलों में सुगंध व्याप्त रहता है।
सभ्यता के उपकरण जल्दी बटोरे जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो संस्कृति चाहिए वह जल्दी सीखी नहीं जा सकती है। संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती हैं। ये क्रम हमेशा चलता रहेगा, ये कभी रुक नहीं जाएगा। आदान प्रदान। संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान होता है। ये प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी से सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। जो संस्कृति केवल देती है और दूसरी संस्कृतियों से कुछ नहीं लेती, वह नष्ट होती है। इसके विपरीत जो संस्कृति अन्य संस्कृतियों से लेने को तैयार रहती है, वह हमेशा हरी भरी रहती है। यह लेख हमें सभ्य होने के लिए, सभ्य होने के साथ साथ संस्कृति भी होने के लिए बाध्य करता है। ऊंचे विचारों के कारण यह लेख हमारे दिल और दिमाग को आकृष्ट करता है। सभ्यता सबसे पहचानी होती है, रहने पर भी सबके पास वो दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छे व्यक्ति होने पर भी उनके पास संस्कृति का कमी होती है, तो बुरे व्यक्ति होने पर भी उनके पास संस्कृति का दिखाई देती है। संस्कृति में अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होती है। जो गरीब लोग के पास जो संस्कृति रहती है वो अमीर के पास भी नहीं रहती है। इसे हमें निर्णय नहीं कर सकते हैं कि संस्कृति इनके पास ही होगी या उनके पास ही होगी, उच्च लोग में ही होगी और निम्न वर्ग में नहीं होगी, ऐसा हमें निर्णय नहीं कर सकते हैं। संस्कृति एक अच्छा आदान प्रदान होता है, अच्छा कैरेक्टर होता है, उसे हमेशा के लिए हमें पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि संस्कृति क्या है। रामधारी सिंह दिनकर ने इसे अच्छे से अच्छे साबित किए हैं कि संस्कृति क्या है, उससे क्या फ़ायदा होता है। समझ में आता है ना छात्रों? संस्कृति का पाठ आप भी अपना और सबसे अच्छा संस्कृति का पालन करने का सीख सिखाना, आप भी संस्कृति का पालन करना। धन्यवाद।